हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 3। ओके, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे वो शुरू हो गए थे। अब हुआ क्या, जो कांग्रेस लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मूवमेंट्स नाउ। अब वो थक चुके थे यार। नाउ दे वांटेड टू टेक पार्ट इन प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस। अब वो जो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। क्यों? दीज इलेक्शंस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और ये वो वाले इलेक्शंस थे जो बेस पे बने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1919 के, ठीक है। दे हैड अ बिलीव विद दिस दे वुड बी एबल टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज इन काउंसिल। और उनका ये विश्वास था, किनका? कांग्रेस लीडर का ये विश्वास था कि अगर वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा पावर में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश के जो लोग हैं, ब्रिटिश सरकार है जो उल्टी सीधी पॉलिसीज बना रही है, उसका वो विरोध कर पाएंगे, अपोज कर पाएंगे। एंड दे वुड बी एबल टू फाइट फॉर रिफॉर्म। और रिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे एक नया इंडिया वो बना पाएंगे। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू टुगेदर मेड अ पार्टी, स्वराज पार्टी। अब इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, इन्होंने एक पार्टी बना दी और उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। याद रखना ये वाली बात यार। ये दोनों देख कर रहे हैं भाई साहब, कैमरे की तरफ देख लेते। चलो, स्वराज पार्टी का इतिहास। चलिए, द एम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी वॉज टू बैक इन काउंसिल पॉलिटिक्स। और इस स्वराज पार्टी बनाने का जो मेन एम था, ये था दोबारा से पॉलिटिक्स में वापस आ जाना। आफ्टर दैट इन लेट 1920s टू थिंग्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। इसके बाद 1920 में दो मेन बड़ी घटनाएं हुई जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। वो क्या थी? नंबर 1, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। अब इकोनॉमिक का मतलब कि इकोनॉमी जो है वो रेगुलर डाउन जा रही है। जैसे इन दिनों कोरोना चल रहा है तो इकोनॉमी कहाँ जा रही है? ऊपर या नीचे? ओबियसली नीचे जा रही है। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल इन 1926। अब आपको पता है कि जो भारत है, भारत कृषि प्रधान देश है, सारे लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। उस टाइम तो और ज़्यादा करते थे। अब क्या होगा, जो डिमांड्स ऑफ एक्सपोर्ट थी वो डिक्लाइन हो गई। जो फसल की जो डिमांड थी, फसल का जो प्राइस था वो घट गया। और एक्सपोर्ट का मतलब समझ रहे हो भाई, मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मेरे यहाँ कोई प्रोडक्ट बनता है, जब मैं उसे बाहर भेजता हूँ तो मुझे उसका और ज़्यादा पैसा मिलता है। तो एक्सपोर्ट में भी कमी आई। फार्मर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यूज। अब जो गरीब किसान थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया अपनी हार्वेस्ट यानी फसल को बेचना और रेवेन्यू देना। यहाँ पर रेवेन्यू देने का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि जो पुअर फार्मर्स थे उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। वो जो बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उनकी ज़मीन पे खुद खेती किया करते थे और बदले में उन्हें रेंट या रेवेन्यू दिया करते थे। तो अब जब भाई साहब उसकी खुद की फसल नहीं हुई, खुद की फसल नहीं बिकी, तो वो कहाँ से रेवेन्यू दे? बाई 1930s पीपल केम इन कन्फ्यूजन एंड टेंशन। और 1930 तक तो लोग बड़ी टेंशन में आ गए इस बात को लेके। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात क्या थी प्रॉब्लमेटिक? दूसरी बात थी भाई साहब साइमन कमीशन। ब्रिटेन गवर्नमेंट मेड अ कमीशन हुज हेड वॉज सर जॉन साइमन। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दी। यहाँ पे ब्रिटेन का मतलब कोई ब्रिटेन कोई अलग कंट्री मत समझ लेना, ये सब ब्रिटिश की बात हो रही है। इन्होंने एक कमीशन बना दिया और इस कमीशन का जो हेड था वो था सर जॉन कमीशन। अब तुम समझ गए कि इस कमीशन को साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है। साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कमीशन का जो हेड था वो था सर जॉन कमीशन। अब तुम पूछोगे सर ये वो तो समझ में आ गया कि इसका नाम सर जॉन कमीशन था, लेकिन ये कमीशन है क्या? किस बात का कमीशन है? कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल हु हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल समथिंग और टू फाइंड आउट समथिंग। जो कमीशन है वो कुछ ऑफिशियल लोगों का ग्रुप होता है जिनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी चीज़ को या तो कंट्रोल करें या वो क्यों हो रही है उसके कुछ पता करें, मतलब उसके बारे में, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन वॉज गिवन अ टास्क टू गो इंडिया एंड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट सम चेंजेस। और साइमन कमीशन को ये काम दिया गया कि भाई तुम इंडिया जाओ और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखो और सजेस्ट करो कुछ चेंजेस। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? इन द कमीशन देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन, ऑल वर ब्रिटिशर्स। कमीशन के अंदर एक भी इंसान इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई, इसलिए सारे इंडियंस नाराज हो गए। जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसका स्वागत पता कैसे किया? से करेंगे सबका स्वागत।
उसका स्वागत में लोगों ने भाई साहब नारेबाजी शुरू कर दी, साइमन गो बैक, बाहर निकल ले साले यहाँ से, साइमन गो बैक गो बैक गो बैक। एवरीवन वाज यूनाइटेड अगेंस्ट साइमन कमीशन, और सारे लोग यूनाइटेड हो गए इनकी। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वाइसरॉय लॉर्ड आर्विन गिव फ्यू ऑफर्स टू काम डाउन इंडियन प्रोटेस्टर्स। अब जैसे बच्चा रूठ जाता है ना घर में, तो मम्मी उसे लॉलीपॉप दे देती हैं या उसे मतलब उसे मनाने की कोशिश करते हैं कुछ खिला पिला के। तो ऐसी जो वाइसरॉय लॉर्ड आर्विन था उसने सोचा यार ये तो भाई साहब माँ बहन कर देंगे इंडियन प्रोटेस्टर्स, तो अब इन्हें ना कुछ बढ़िया कुछ दे देते हैं ताकि ये जो मूवमेंट्स है ये ख़त्म हो जाए। बट कांग्रेस लीडर्स वर नॉट हैप्पी विद दिस एंड डिमांडेड फॉर फुल फ्रीडम। भाई साहब कांग्रेस लीडर ने कहा भाई अपने ऑफर अपने पास रख ले, हैं ऑफर तो हम बहुत ले लेंगे, हमें तो फ्रीडम चाहिए, आई वॉन्ट फ्रीडम। अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन पूर्ण स्वराज वॉज डिमांडेड। इन्होंने कहा भाई साहब अगर हमें देना ही है ना तो हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल सेल्फ गवर्नेंस हमें चाहिए, यानी कि हम जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो तुम्हारी अंडर में नहीं होगी, वो पूरी तरह से हमारी होगी। अब क्या हुआ, ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन विच पीपल टुक प्लेज फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब 26 जनवरी 1930 को एक तरह से इंडिपेंडेंस डे मनाया गया जिसमें बहुत सारे लोगों ने प्लेज ली कि हम फुल इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, पूर्ण तरह से स्वतंत्रता लेके रहेंगे। और ये देख रहे हो प्लेज हो रही है यार, ये वाली ना प्लेज देख के मुझे ना अपने स्कूल के सिस्टम की याद आ रही है। हमने स्कूल में भी प्लेज करते थे, वी ऑल आर इंडियंस, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड डैश 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 सिस्टर्स। जैसी कसम से ये वाली लाइन आती थी ना माई सिस्टर्स, मुझे तो अपनी वाली की याद आती थी। मैंने कहा ना भैया, मैं अपने मन में ही कह देता था सॉरी गॉड, पर उसे छोड़ के। और तुम भी बता देना कमेंट में तुम्हारे मन में भी कभी प्लेज करते वक्त ये वाली बात आई है या नहीं। चलो, बट ऑल दिस डिडेंट गेट मच अटेंशन। अब कोशिश तो बहुत की गई लेकिन इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। देन गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय लॉर्ड आर्विन ऑन 31 जनवरी 1930 रॉट 11 डिमांड्स। अब भाई साहब अपना जो हीरो है गांधी जी फिर से फॉर्म में आए, उन्होंने एक लेटर लिख दिया किसको, लॉर्ड आर्विन को 31 जनवरी को, और उसमें इन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी, ठीक है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी और मेन डिमांड थी ना वो थी अबॉलिशिंग सॉल्ट टैक्स। गांधी जी जानते थे कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, भाई नमक तो सभी खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी हमारी जो डिमांड है वो है कि जो टैक्स लगता है सॉल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर, वो पूरी तरह से हटा दिया जाए। और फिर गांधी जी ने कह दिया, क्या कह दिया, दैट इफ देयर डिमांड्स डोंट गेट एक्सेप्टेड बाय 11 मार्च ही विल स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। समझ रहे हो, सलमान खान की तरह। जो सलमान खान कहता ना भाई साहब अगर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता तो इन्होंने गांधी जी ने कह दिया कि भाई साहब अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई ना तो उसके बाद हम एक और मूवमेंट चालू कर देंगे, और उस मूवमेंट का नाम क्या है, सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, हम कोई भी जो ओबे करने होते हैं, जो भी हमें रूल्स गवर्नमेंट के, हम कोई भी वो मानेंगे नहीं। डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, लेकिन गांधी जी के लेटर का कोई असर नहीं पड़ा। पर गांधी जी कहाँ मानने वाले थे, गांधी जी भी अपने सलमान खान थे। गांधी जी ने जैसा लेटर में लिखा था कि अगर नहीं हुआ तो बेटे, गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। अब ये सॉल्ट मार्च है क्या, और सॉल्ट मार्च यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहना या लिख लेना कहीं पे। नंबर 1, गांधी जी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च विद हिज 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। भाई हर आदमी के जीवन में कुछ ट्रस्टेड लोग होते हैं, तो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स लिए गांधी जी ने, और अपना जो सॉल्ट मार्च था वो शुरू कर दिया। कितने लोग थे, 78, याद रहेगा। दूसरा 240 माइल्स, ये जो सॉल्ट मार्च था ये पूरा था कहाँ से, 240 माइल्स का रास्ता था भाई साहब। स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, और कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से, ठीक है। और कहाँ पे, एंड इन, देखो मिल गया है वो, एंड इन कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। और कहाँ खत्म होना था, डांडी में ये खत्म हुआ। देख लो यहाँ पे शुरुआत हुआ भाई साबरमती से, और ये होते हुए डांडी में वो खत्म हुआ। तो कितने लोग थे, 78। कितना लंबा रास्ता था, 240 माइल्स का। स्टार्ट कहाँ से हुआ, साबरमती से। खत्म कहाँ हुआ, डांडी पे। चलो, इट टुक देम
24 डेज यानी 240 माइल का रास्ता था और 24 दिन यानी एक दिन में भाई साहब 10 मील चले हैं, वाह। तीसरा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर टू लिसन टू हिम वेर एवर ही वेंट। गांधी जी बड़े सियाणे थे, स्मार्ट थे, चालाक थे। एंड गांधी जी मेड पीपल अंडरस्टैंड हिज मीनिंग ऑफ स्वराज। जहाँ पे भी जाते लोग गांधी जी की सेवा में जुड़ जाते, गांधी जी की बात सुनते, गांधी जी उन्हें समझाते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, किस तरह से इन ब्रिटिशर्स को भगाना है। तो उन्होंने लोगों को समझाया कि ये जो ब्रिटिश जो भी नियम बना रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, इनका डिसओबे करो, मतलब तुम्हें ये रूल्स फॉलो नहीं करने। ऑन 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनकी पूरी टीम डांडी पहुंच गई एंड वायलेटेड द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। और फाइनली वहां पे जाके गांधी जी ने क्या बना डाला, सॉल्ट बना डाला, पानी को बॉयल करके। आपने पढ़ा होगा, आपके साइंस टीचर ने शायद बना हुआ था। सो दिस दांडी मार्च स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अब भाई साहब दांडी की जो स्पेलिंग है ना, DANDI है, डी की जगह आर मत कर देना, काम बिगड़ जाएगा बेटे। चलिए, अब ये तो रहा दांडी मार्च का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं बात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हाउ वॉज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो, पिछले टॉपिक में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा था, यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और समझ लेना, सबसे बड़ी बात है समझ, जो बच्चा समझ लेगा वो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले एक तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिख दिया, दूसरी तरफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो भाई लॉन्च हुआ था 1921 में और ये हुआ था करीबन 9 साल बाद लॉन्च 1930 में। पहले बात का क्लियर हो गई, 1921 में, 1930 में। जो इसका कारण क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था, द कंडीशंस क्रिएटेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। याद होगा आपको, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था प्राइसेस बढ़ गए थे, रोल एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हो गया था, इंसिडेंट हो गया था, है ना, जहाँ पे बहुत सारे निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी थी, ठीक है। और इस वजह से ये शुरू हुआ। और सिविल डिसओबीडियंस क्यों शुरू हुआ, द कंडीशंस क्रिएटेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, फेलियर ऑफ साइमन कमीशन एंड रिजेक्शन ऑफ गांधी जीज 11 डिमांड। एक तो देखो वो आ गया था, साइमन कमीशन आ गया था। और 1929 में मैंने बताया था क्रॉप्स वगैरह में बहुत नुकसान हुआ, फार्मर्स वगैरह बहुत ज़्यादा निराश हो गए, प्राइसेस घटा दिए गए थे। और फिर जब गांधी जी ने वो लेटर लिखा, उस लेटर में जो 11 डिमांड्स थी जब वो पूरी नहीं करी गई, तो ये सारे कारण थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करने के, ठीक है जी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस किसने पार्टिसिपेट किया, इन द सिटीज द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सिटीज के अंदर जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे इनके कॉलेजेस में, जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, जो लॉयर्स थे, ये इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट द तालुकदार्स, लैंडलॉर्ड्स, वेयर इन द प्लांटेशन असम पीपल लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट द स्टेट। तो जो सिटीज लोग थे, जो वर्किंग क्लास थे, उन्होंने तो इस तरह से मूवमेंट में पार्ट लिया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जहां पढ़ रहे थे वो स्कूल छोड़ दिया। और जो ये लोग थे, क्या नाम है, जो छोटे किसान वगैरह लोग थे, इन्होंने लैंडलॉर्ड के खिलाफ, क्योंकि लैंडलॉर्ड उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेते थे। आसाम के अंदर मैंने बात बताई थी ना आपको, प्लांटेशन वाली जो ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज़ थी, वो उन्हें अंदर बाहर जाने नहीं देते थे अपनी मर्जी से। तो इन सारी वजहों से इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें क्या हुआ, in the cities the movement was supposed by businessmen because they were hard hit by the great depression of 1929। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, क्योंकि भाई मैंने बताया था आपको, जो इकोनॉमी थी पूरी तरह से डाउन जा रही थी, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे भाई उन्हें भी बड़ा लॉस हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने इस सब को सपोर्ट किया कि कम से कम इनके जाने से हमारा जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से फ्लरिश करेगा। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें मुस्लिम्स के पार्टिसिपेशन की नॉन कॉपरेशन में। ड्यू टू खलीफा इशू मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। याद करो खिलाफत इशू मैंने बताया था आपको, और खलीफा, तो क्योंकि उसमें भाई मुस्लिम्स को भी फ़ायदा हो रहा था कि जो हमारे जो स्पिरिचुअल पावर है, जो स्पिरिचुअल उसका हेड होता है, उसकी वो भी पावर में रहेगा, उसकी पावर छीनी नहीं जाएंगे, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने पूरा सहयोग दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। इसमें फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स, सो मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ऑन ए लार्ज स्केल। जो सिविल डिसोबीडियंस था, इसमें मुस्लिम्स लोगों को ये लगा कि जो कांग्रेस है वो ज़्यादातर हिंदू लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, तो इस बार मुस्लिम लोगों ने उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। अब बात करेंगे विड्रॉल की, यानी कि नेशनल मूवमेंट खत्म कब हुआ और क्यों।
द मूवमेंट वॉज विड्रॉन बाई गांधी जी इन 1922, 1922 में ख़त्म कर दिया गया था ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट इन चौरी चौरा। याद है ना वो चौरी चौरा में वो जो शांति मार्च कर रहे थे, फिर वो झड़प हो गई थी, फिर उन्होंने थाने फूंक दिए थे जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो गांधी जी को इस बात पे गुस्सा आया कि यार मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्तों पे चलो, खून खराबा मत करो, और तुम यार खून खराबा कर रहे हो। तो ये सब बातों से मतलब परेशान हो गए, गांधी जी ने बंद कर दिया था। द मूवमेंट वॉज विड्रॉन इन 1931 व्हेन गांधी जी साइंड गांधी आयरविन पैक्ट। और 1931 में एक पैक्ट साइन हुआ, मतलब एक तरह की संधि हुई जहां गांधी आयरविन ने एक एक्ट साइन कर दिया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे ब्रिटिश रिएक्शंस ऑफ ऑन सिविल डिसओबीडियंस। जब अब देखो सिविल डिसओबीडियंस, जाहिर सी बात है अगर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब गांधी जी ने लोगों को अपने साथ लेके सिविल डिसओबीडियंस चालू कर दिया देश भर में, मतलब जो भी ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे उनका कोई पालन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है जो सरकार है यानी कि जो ब्रिटिश की सरकार है वो भी रिएक्ट करेगी। अब इन्होंने क्या किया, नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स लाइक अब्दुल गफार, महात्मा गांधी एटसेट्रा। अब जो इन्होंने सोचा कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन्हें लोगों को भड़का रहे हैं, इन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो महात्मा गांधी जी को, अब्दुल गफार लोग और बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एज अ रिजल्ट पीपल वर मोर वायलेंट एंड स्टार्टेड अटैकिंग ऑन पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स एटसेट्रा। अब तो भाई साहब जब लोगों ने देखा कि हमारे जो नेताजी हैं उन्हें ही अगर गिरफ्तार किया जा रहा है, लोग और ज़्यादा उग्र हो गए, उन्होंने इनकी MCBC चालू कर दी। तो तुम्हें बता सालो, अब क्या हुआ, जब लोगों ने और ज़्यादा शुरू किया, गवर्नमेंट ने भी और ज़्यादा। इन रिटर्न गवर्नमेंट टू TOO आएगा यहाँ पे, स्टार्टेड अटैक नॉट ओनली ऑन द एडल्ट पीपल इन्वॉल्व इन मूवमेंट्स बट इवन चिल्ड्रन। अब जो गांधी जी के जो मूवमेंट्स होते थे ना, उसमें बहुत बड़ा जन समूह यानी लोगों का भीड़ जुटती थी, जिसमें बूढ़े भी होते थे, लेडीज भी होती थी, बच्चे भी होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको जेल में बंद करना शुरू कर दिया, सब पे अटैक करना शुरू कर दिया, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। वंस अगेन इन दिस सिचुएशन महात्मा गांधी जी क्लोज द मूवमेंट। और जब कंडीशन इतनी बिगड़ने लगी, महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट को बंद कर दिया गया। और ये मूवमेंट कब से लेके कब तक चला, मार्च 1930 से लेके मार्च 1931 तक चला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, CDM सेकेंड। CDM से घबराना मत, ये CDM फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट हम पढ़ रहे थे उसी का सेकंड पार्ट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेकंड स्टार्टेड इन 1932। देखो पहले वाला 1930 से शुरू होकर 1931 तक चला, ये 1932 से शुरू होकर 1934 तक चला। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, अब हम पढ़ेंगे उन सोशल ग्रुप्स के बारे में जिन्होंने इस सिविल डिसओबीडियंस में मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और क्या उनके रीजंस थे कि उन्होंने क्यों इस वाले मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले हम बात करेंगे रिच पीजेंट की, यानी जो अमीर किसान थे उन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया। कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी वर वेरी एक्टिव इन CDM। ठीक है, जैसे जो पाटीदार यानी जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे गुजरात के और जो जाट थे यूपी के, उन्होंने बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्डली हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। अब क्योंकि यार वो बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो इकोनॉमिक लॉस आया किसकी वजह से, ब्रिटिश की वजह से, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से, उन्होंने क्रॉप्स के दाम इतने ज़्यादा घटा दिए, तो इससे भी जो बड़े फार्मर्स थे, बड़े बिजनेसमैन थे, इन्हें बहुत नुकसान हुआ। तो इन्होंने कहा कि हटाओ यार, हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं हैं। ठीक है, as their income fell they found it hard to pay the revenue and the government did not decrease the revenue which made them against of government। अब भाई साहब जब क्या नाम है, आमदनी है ही नहीं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो आमदनी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और जो गवर्नमेंट को इन्हें रेवेन्यू देना पड़ता था यानी टैक्स देना पड़ता था। इन्होंने गवर्नमेंट से बात करके भाई साहब अब जब आमदनी हो ही नहीं तो रेवेन्यू कम कर दो, लेकिन गवर्नमेंट इस वाली बात के लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें तो जितना रेवेन्यू आप देते आए हो उतना ही रेवेन्यू दो, तो इस वाली बात से ये गुस्सा हो गए। दीज कम्युनिटी एंथुजियास्टिकली सपोर्टेड CDM। ठीक है, इन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दे टुक पार्ट इन बॉयकॉट प्रोग्राम एंड रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू। देखो अगर आप चाहो ना तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके नोट्स के नोट्स रेडी हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने भाई साहब रेवेन्यू देने से मना कर दिया, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है।
फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। भाई इनके लिए जो मेन वही वाली बात है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सब अपने अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो ये देख रहे थे कि भाई साहब ये होगा चालू, गांधी जी ने जो सिस्टम शुरू किया इसकी वजह से हमें रेवेन्यू देना नहीं पड़ेगा। दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द CDM वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। लेकिन इन्हें झटका तब लगा जब 1931 में ये जो CDM था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, बंद कर दिया गया था और इनकी जो मांग थी कि रेवेन्यू को कम कर दिया जाए जो कि सरकार इनसे लेती थी, वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो दोबारा से 1932 में जब शुरू हुआ तो इस बार जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। अब समझ ही गए होंगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई साहब इनकी जो मांग थी वो पिछली बार पूरी नहीं हुई। ओए होए ये भी लग रहा है रिच फार्मर है, क्या बात है बेटे, ऐसे फार्मर हो तो मैं भी फार्मिंग में ही लग जाऊं। चलो पुअर पीजेंट्स की बात करते हैं। अभी हमने किसकी बात की, रिच लोगों की, रिच पीजेंट्स की। अब बात करेंगे जो पुअर किसान थे, गरीब किसान थे, वो क्यों इस मूवमेंट का हिस्सा बने। पुअर पीजेंट्स यूज्ड टू डू फार्मिंग ऑन द लैंड्स ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स एंड यूज्ड टू गिव देम रेंट। ये वाली बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई जो गरीब किसान था उसके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, तो जो अमीर किसान थे उनकी ज़मीनों पे या उनकी जो लैंडलॉर्ड थे उनकी ज़मीन पे वो खेती किया करते थे और बदले में उसे रेंट देते थे। बट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन इट वॉज हार्ड फॉर देम टू पे द रेवेन्यू रेंट। भाई साहब वही वाली बात जो उन पे लागू हो रही थी वो इन पे भी लागू हो रही है। अब जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, जब पैसा है ही नहीं तो वो पैसा दे कहाँ से। सो दे डिमांडेड दैट देयर अनपेड रेंट्स शुड बी एग्जम्प्टेड। इसलिए इन्होंने ये डिमांड करी कि जो इनके ऊपर जो लैंडलॉर्ड बैठे हैं या इनके ऊपर जो रिच लोग बैठे हैं वो इनका जो किराया है वो एग्जम्प्ट यानी माफ़ कर दिया जाए। बट कांग्रेस डिड नॉट पे मच अटेंशन एज दे डिड नॉट वांट टू हैव बैड टर्म्स विद रिच लैंडलॉर्ड। लेकिन जो कांग्रेस थी, सरकार जो कांग्रेस थी, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इनकी बातों पर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक तो ऑलरेडी यार उनके रेवेन्यू कम नहीं हुए जो रिच थे, ये और करवा देंगे तो भाई साहब ये जो लोग हैं जो रिच पीजेंट हैं ये हमसे रूठ जाएंगे और अपना पूरा सपोर्ट हमसे हटा लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आप ना स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पुअर पीजेंट्स वाला ये ले लो, ये आपके नोट्स रेडी हो रहे हैं साथ साथ। अब हम बात करेंगे जो बिजनेस क्लास थी। बिजनेस क्लास कौन होते हैं? जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्यों पार्ट लिया इस मूवमेंट में? दे वांटेड पॉलिसीज दैट सपोर्टेड बिजनेस वाइल कॉलोनियल पॉलिसीज रेस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटीज। अब भाई कोई आदमी बिजनेस चला रहा है, वो क्या चाहेगा कि उसका बिजनेस आगे बढ़े या कम हो। ओबियसली वो ये चाहेगा कि भैया मेरा जो बिजनेस है आगे बढ़ता रहे। लेकिन जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी यानी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। They were not in favor of imports as imports from foreign would affect their business negatively। अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये चाहती थी कि बाहर का कपड़ा आए, विदेशी कपड़ा आए, विदेशी ये चीज़ें आए और मार्केट में बिके। अब अगर विदेशी चीज़ यार इंडिया के मार्केट में आती तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्हें इस वाली बात का लॉस होता कि भाई उनकी चीज़ खरीदेगा कौन, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे इम्पोर्ट हो। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920। अब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या बनाया कांग्रेस ने? द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में। एक तो ये बनी द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी FICCI बनी 1927 में और लेड किया किसने? पुरुषोत्तम दास जी और CD बिरला जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों ने। They supported CDM financially and refused to buy and sell imported goods। और इन्होंने जो CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और पैसा भी लगाया, समझ लो, सपोर्ट किया पैसे लगा के भी। और इन्होंने मना कर दिया ना ही तो ये इंपोर्टेड चीज़ खरीदेंगे ना ही बेचेंगे। बिजनेसमैन सॉ स्वराज एज अ टाइम व्हेन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कैन फ्लरिश विदाउट कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस। और ये लोग इस चीज़ को इस तरह से देख रहे थे बिजनेसमैन वगैरह, बड़े रिच क्लास, कि जब स्वराज आ जाएगा यानी इंडियन गवर्नमेंट आ जाएगी पूरी तरह से, हमारा खुद का होगा, तो हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, आगे जा सकता है। ठीक है, तो देखो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये वो रीज़न थे कि बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया, रिच पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया। सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। जो पुअर पीजेंट थे वो रिच पीजेंट को रेवेन्यू नहीं देना चाह रहे थे, जो रिच पीजेंट थे वो सरकार को रेवेन्यू नहीं देना चाह रहे थे, जो बिजनेस क्लास थे वो ये चाह रहे थे कि भैया जो सरकार है वो हमारे इसको बढ़ने नहीं दे रही बिजनेस को, इसलिए वो इसमें कूदे। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। जो देखो अभी तक ये जो बात करी जो इंडस्ट्री के ओनर थे ये लोग, और ये कौन है? जो उन इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, ये क्यों उस मूवमेंट में कूदे?
ओनली सम वर्कर्स टुक पार्ट इन CDM एक्सेप्ट नागपुर रीजियन। देखो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के ज़्यादा लोगों ने पार्ट नहीं किया, लेकिन कुछ ही लोग थे जो नागपुर रीजन से थे। क्यों? द वंस हु टुक पार्ट अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ गांधी जी प्रोग्राम लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स। और जिन लोगों ने पार्ट लिया, जिन वर्कर्स ने पार्ट लिया, उन्होंने गांधी जी की पॉलिसीज़ को अपनाया। और गांधी जी की पॉलिसी क्या थी? ना तो विदेशी कपड़ा पहनेंगे, ना विदेशी चीज़ खरीदेंगे, केवल स्वदेशी करेंगे। फॉर द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट लो वेजेस एंड बैड वर्किंग कंडीशंस। दूसरी तरफ ये लोग कुछ इस वाली बात से और नाराज़ थे कि लो वेजेस मिलता था, मतलब इन्हें जो मेहनताना मिलता था, दिहाड़ी मिलती थी, जो पैसे मिलते थे वो बड़े कम थे, प्लस जिन वर्किंग कंडीशंस में ये काम करते थे वो बड़ी ख़राब थी। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932। अब जो डॉक वर्कर्स थे और जो रेलवे वर्कर्स थे, इन्होंने भी स्ट्राइक कर दी, था हमें नहीं काम करना। In 1930 thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns। 1930 में क्या हुआ? छोटा नागपुर में टिन माइन के बहुत सारे वर्कर्स ने गांधी कैप, जो गांधी जी जैसे आम आदमी पार्टी वाले वो कैप पहनते हैं ना, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, ऐसे ही उन्होंने गांधी जी कैप पहन के प्रोटेस्ट रैली में भाग लिया और बॉयकॉट कैंपेन्स में भाग लिया। तो आई होप ये पार्ट भी आपको पिछले दोनों पार्ट्स की तरह अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8059041145, 8059041145। आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको आपका नाम और क्लास लिख के भेजना है और मेरा नंबर सेव करना है अपने फ़ोन में इंग्लिश बाबा के नाम से। इसके अलावा जब भी आप कोई भी कॉन्टेंट सर्च करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, तो उस चैप्टर का नाम लिख के, जैसे यही वाला चैप्टर आपको सर्च करना है तो आपने यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है नेशनलिज्म इन इंडिया बाय इंग्लिश बाबा। हिस्ट्री का पहला चैप्टर था आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बाय इंग्लिश बाबा। लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको लिखना है लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा। ठीक है, लेटर आपको आपके यहाँ राइटिंग सेक्शन में लेटर लिखने के लिए आएगा, तो आपको लेटर लिखना सीखना है तो आपको लिखना है लेटर बाय इंग्लिश बाबा। ठीक है, इस तरह से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तुम्हें कसम है अपने उनकी चैनल को, मतलब इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स तक। ठीक है, ओके, आई विल सी यू, बाय।